चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं हिंदी भाषा के विकास को। आज के लेक्चर से कम 4 से 5% आपको जो है परीक्षा में मिलने वाले हैं, क्योंकि आज जो है हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उन प्रश्नों को समझेंगे और सबसे अच्छे प्रश्न जो आपको समझने के लिए मिलेंगे, आखिर राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है और मानक भाषा में क्या अंतर है, बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, सभी को बहुत ही बारीकी से बहुत अच्छा लेक्चर आपको जो है समझने के लिए मिलेगा। क्योंकि कुछ विद्यार्थी जानते हैं कि मानक भाषा में, राष्ट्रभाषा में और राजभाषा में, बोली में, उपभाषा में क्या अंतर होता है, और इसी अंतर के साथ जो है आज और महत्वपूर्ण जो प्रश्नों को समझेंगे वो हिंदी संबंधित कुछ नारे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न जो है एक सीरीज में जो है एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। उसके साथ ही कुछ आपको और जो है जैसे कुछ सभाएं बनाई गई थी, वे सभा के अध्यक्ष कौन थे हिंदी को लेकर, तो उनको लेकर जो है हम आज प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और सबसे अच्छे प्रश्न जो हैं आपको संविधान संशोधन के तहत हिंदी में जो है क्या परिवर्तन हुए थे, वहां से आज प्रश्न मिलेंगे पढ़ने के लिए। और आप एक प्रश्न जो है हाल ही में पूछा गया था, कुछ आर्टिकल हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे संसद में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत जो है अंग्रेजी भाषा या अन्य भाषाओं का इस्तेमाल होता है, तो सभी प्रश्नों को आज बारीकी समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की और सबसे स्टार्टिंग से समझते हैं आखिर हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जी हाँ, एक एक पॉइंट को आपने समझना है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सभी जानते हैं कि भारत का व्यापार ईरान देश के साथ बहुत प्राचीन काल से हो रहा था और भारत के पास जो नदी बहती थी उस समय, उसी नदी का नाम था सिंधु। तो जो विदेशी नागरिक थे ईरान के, जिसे कहा फारसी नागरिक, वो जो है सिंधु नदी के पास के क्षेत्र से व्यापार करते थे। और देखिए, बड़े ध्यान समझिए, सिंधु नदी के क्षेत्र, सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से होती हुई यही सिंधु नदी अरब सागर में जा गिरती है। मानसरोवर झील या कहें तिब्बत के पास से सिंधु नदी निकलती है और भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान से बहती हुई और अरब सागर में जा गिरती है सिंधु नदी। सिंधु नदी के पास जो है पाकिस्तान में कुछ दर्रे हैं जहां से व्यापार होता था, उसी दर्रे को खैबर दर्रा कहा गया। विदेशियों के द्वारा जिन दर्रों से, दर्रा होता है दो पहाड़ी के बीच का रास्ता जहां से विदेशी नागरिक व्यापार करेंगे, तो खैबर दर्रे से विदेशी नागरिकों ने व्यापार किया भारत के साथ और एक नदी को पार करके भारत में आए, उसी नदी का नाम था सिंधु। तो शुरुआत होती है सिंधु नदी से। जी हाँ, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तो बड़े ध्यान समझिए। तो शुरुआत होती है सिंधु नदी से। जी हाँ, शुरुआत होती है सिंधु नदी से। मगर जो फारसी नागरिक थे वे अपनी भाषा में सै को है बोलते थे और ध को द बोलते थे। देखिए, भाषा परिवर्तन कैसे हुआ। ईरानी जो व्यक्ति थे जो व्यापार करते थे सिंधु नदी के पास के जो क्षेत्र से व्यापार करते थे, तो उनसे सिंधु नहीं बोला गया, उनसे सिंधु नहीं बोला गया। उन्होंने अपनी जो भाषा में सै को है बोला और ध को द बोला। तो इसी सिंधु से जो नाम परिवर्तन हुआ, तो सै से है में परिवर्तन हुआ और ध से द में परिवर्तन हुआ। तो इसी सिंधु से नाम परिवर्तित जो हुआ उसको हिंदू कहा गया। उसको क्या कहा गया? हिंदू। तो हिंदू के नागरिकों से व्यापार किया फारसी लोगों ने। अब इस हिंदू शब्द से जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद हिंदू शब्द से हिंद में परिवर्तन हुआ। हिंदू के बाद हिंद जो है शब्द का जो है प्रचलन हुआ। इसके बाद इसी हिंद में ई प्रत्यय लगाकर और इसका ही बना हिंदी। इसका ही क्या बना? हिंदी। अब जो है हिंदी को वर्तमान में एक भाषा के रूप में जाना जाता है, मगर पहले हिंदी को हिंद के निवासी के नाम से जाना जाता था। यदि परीक्षा में आए कि प्राचीन समय में हिंदी क्या था, हिंदी किसे कहा गया, तो हिंदी हिंद के निवासी को कहा गया। हिंद के निवासी को, जी हाँ, हिंद के निवासी को हिंदी कहा गया। तो ये दोनों पॉइंट जो है समझने लायक हैं। तो हिंद के निवासी को हिंदी के नाम से जाना गया और प्लस हिंदी को भाषा के रूप में भी जाना गया। हिंदी को भाषा के रूप में भी जाना गया।
तो देखिए हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, और उत्पत्ति होती है ईरानी लोगों के द्वारा। जो फारसी के लोग थे जो भारत से व्यापार करते थे, सिंधु नदी के पास जो व्यापार करते थे, उनसे सिंधु जो है उच्चारण में नहीं बोला गया, क्योंकि फारसी लोग सै को है बोलते थे और ध को दै बोलते थे। तो सिंधु नदी के पास उन्होंने व्यापार करना था, क्योंकि इधर के जो ये एरिया है सिंधु नदी के पूर्व का जो एरिया है वहीं पर भारत है। और सिंधु से जो शब्द जो है उन्होंने बोला वो हिंदू बोला, हिंदू से फिर हिंद का प्रचलन हुआ और हिंद में ई प्रत्यय जोड़कर इसका बना हिंदी। मगर प्राचीन काल में यदि पूछा जाए कि हिंदी क्या था, तो हिंदी हिंद के निवासी को भी कहा गया और हिंदी भाषा को भी कहा गया। तो ऐसे उत्पत्ति होती है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है। जब ईरानी लोगों के द्वारा, फारसी लोगों के द्वारा हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, तो पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। हिंदी शब्द किस भाषा का है? क्या हिंदी का ही है? बड़े ध्यान समझिए। अंग्रेजी का है? किस भाषा का है हिंदी शब्द? उर्दू भाषा का है या फारसी भाषा का है या अरबी भाषा का है? बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति, आपने पढ़ा है कि कैसे हुई हिंदी शब्द की उत्पत्ति, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, अंग्रेजी का है, उर्दू का है, फारसी का है, तो अरबी का है। तो यहां से ध्यान रखिए कि हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। तो आपने जो है हिंदी को समझा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और हिंद को ही जो है हिंद की निवासी भी कहा गया। अब जो है भाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, और मानक भाषा किसे कहा जाता है, इस पॉइंट को भी बहुत बारीकी से समझते हैं। देखिए कोई भी क्षेत्र है, मान लिया ये आपका भारत है, और किसी भी क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, किसी भी क्षेत्रीय स्तर पर या कहें जिला स्तर पर, अपने ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर जो भी जो है आम बोलचाल की भाषा होगी उसे ही बोली कहा जाएगा। जी हाँ, क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप, यदि परीक्षा में पूछा जाए भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। आप किसी भी गांव में जाइए, वहां पर जो है कुछ ठेठ बोली होगी, उनकी ग्रामीणों की, गांव वालों की कुछ ठेठ बोली होगी, ठेठ भाषा होगी, उसका एक क्षेत्रीय रूप है। केवल वो किसी गांव में बोली जाएगी या किसी एक क्षेत्र में बोली जाएगी। वो भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी, नहीं पुस्तकों में मिलेगी, ना ही कोई साहित्यिक रचना होगी। बड़े ध्यान समझिए, बोली केवल क्षेत्रीय रूप है, ना ही कोई इसमें साहित्यिक रचनाएं हैं। केवल एक क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसी को बोली कहा जाता है। जब किसी बोली में साहित्यिक रचनाएं होती हैं, जब किसी बोली में साहित्यिक रचनाएं होती हैं और वह बोली क्षेत्र से निकलकर पूरे प्रांत में फैल जाती है। प्रांत का मतलब है एक राज्य में। जब किसी बोली में साहित्यिक रचना होती है, उसका विकास बढ़ता है, तो वही बोली एक प्रांत में, एक राज्य में फैल जाती है। उसमें कुछ कुछ जो है साहित्यिक रचना भी होने लगती है। तब वह बोली उपभाषा बन जाती है। वह बोली क्या बन जाती है? उपभाषा। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाषा का प्रांतीय रूप क्या कहलाता है? भाषा का प्रांतीय रूप क्या कहलाता है? तो भाषा का प्रांतीय रूप जब एक गांव से निकलकर, एक जिले से निकलकर, जब पूरे प्रांत में उसका जो है विकास होता है, तब भाषा का प्रांतीय रूप वो उपभाषा कहलाता है। भाषा का प्रांतीय रूप वो क्या कहलाता है? उपभाषा। और यदि उपभाषा, बड़े ध्यान समझिए, यदि उपभाषा एक राष्ट्रीय स्तर पर, जब साहित्यिक रचनाएं प्रांतीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर होने लगती हैं, जब किसी उपभाषा में साहित्यिक रचनाएं प्रांतीय स्तर से निकलकर राष्ट्र स्तर पर होने लगती हैं, पूरे देश में जो है साहित्यिक रचनाएं होती हैं, तो उसे ही भाषा कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। अब भाषा को भी दो प्रकार से बांटा गया है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब है नेशनल लैंग्वेज और राजभाषा का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज। यदि वर्तमान में बात करें कि हिंदी को कौन सा दर्जा प्राप्त है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है या हिंदी भारत की राजभाषा है। मगर बहुत जो है अच्छा प्रश्न यहां से बनता है। देखिए राष्ट्रभाषा क्या है, यदि पहले ये समझें तो ध्यान रखिए, आम जन
आम जन की बोलचाल की भाषा को ही, आम जन की बोलचाल की भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। विचार विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो आम बोलचाल में इस्तेमाल में लाई जाती है, उसे ही उस देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। मगर एक बात हमने और समझनी है, यदि किसी देश में 100% नागरिक हैं और कम से कम 70 से 80% नागरिक वहाँ कोई भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे सभी लोग जुड़े होते हैं, उसे ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। मगर भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। भारत में जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, मगर राजभाषा की भी अलग परिभाषा है। आम जन तक बोलचाल की भाषा, विचार विनिमय की भाषा, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, उसे राष्ट्रभाषा के नाम से जाना जाता है। और सभी जानते हैं कि हिंदी जो है भारत में लगभग 43% बोली जाती है। हिंदी जो है लगभग 43% बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि यदि दक्षिण के राज्यों की बात करें तो जैसे केरल की बात करें तो यहाँ पर आपका तुलु भाषा, यदि केरल की बात करें तो यहाँ पर तुलु और मलयालम, यहाँ पर तुलु भाषा और मलयालम। ऐसे ही तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर तमिल भाषा, यदि आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहीं पर तेलुगु भाषा, यदि कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर कन्नड़ भाषाएं बोली जाती है। तो दक्षिण के राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे झारखंड की बात करें तो यहाँ पर संथाली भाषा भी बोली जाती है। तो इन राज्यों में हिंदी भाषा का अधिक जो है आम बोलचाल में इस्तेमाल नहीं लाया गया, तो इसलिए हिंदी भारत में कुल 2011 की जनगणना के अनुसार 43% बोली जाती है। तो हिंदी जब 43% बोली जाती है, पूरे भारत में 70-80% का आंकड़ा इस हिंदी भाषा ने नहीं छुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा वर्तमान में नहीं प्राप्त है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। राष्ट्रभाषा आम बोलचाल की भाषा होती है, राष्ट्रभाषा विचार विनिमय की भाषा होती है। मगर यदि प्रश्न पूछा जाए कि वह काल बताइए जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था। देखिए, यदि प्रश्न देखें तो वर्तमान की यदि बात करें, वर्तमान की बात करें तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। यदि वर्तमान की बात करें तो हिंदी को वर्तमान में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। मगर बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि वह समय बताइए जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त था। तो ध्यान रखिए, आजादी से पहले, आजादी से पहले यदि परीक्षा में प्रश्न बने, आजादी से पहले हिंदी भारत की क्या थी? हिंदी भारत की क्या थी? ऑप्शन ए राजभाषा, पर ध्यान समझिए, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा आजादी से पहले, और ऑप्शन सी दोनों राष्ट्रभाषा और राजभाषा। ये प्रश्न भी सोल्व करेंगे कि आजादी से पहले हिंदी भारत की क्या थी। मगर पहले राजभाषा के बारे में और समझ लें। ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहा जाता है? नेशनल लैंग्वेज क्या है? जब देश में 70-80% किसी भाषा का इस्तेमाल हो तो वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। आम बोलचाल की भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। ये होती है नेशनल लैंग्वेज। मगर राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? देखिए, शब्द से ही आप पहचान सकते हैं। राजकाज की भाषा को, राजकाज की भाषा को, राजकाज की भाषा या कहें सरकारी दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में जिस भाषा का इस्तेमाल होगा, सरकारी कामकाज में जिस भाषा का इस्तेमाल होगा उसे राजभाषा कहा जाता है। एक सबसे जो है महत्वपूर्ण जो अंतर है, सामान्य सा अंतर है कि राष्ट्रभाषा तो आम बोलचाल की भाषा है, विचार विनिमय की भाषा है। यदि बात करें राजभाषा क्या है, तो राजकाज की भाषा या कहें सरकारी दफ्तरों में काम में आने वाली भाषा राजभाषा है। एक महत्वपूर्ण अंतर नेशनल लैंग्वेज में और ऑफिशियल लैंग्वेज में। और यहाँ से जो है एक प्रश्न और जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्तमान में जो राजकाज की भाषा है या कहें राजभाषा है, राजभाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है।
मगर एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ समझने को आपको मिलेगा। वो प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे पहले राजभाषा कौन सी बनी थी? भारत की सबसे पहली राजभाषा बताइए। अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है या उर्दू है? यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत की पहली राजभाषा कौन सी बनी थी, तो आपने ध्यान रखना है अकबर के काल में सबसे पहले राजभाषा भारत की फारसी बनी थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत की पहली राजभाषा बताइए। तो भारत की पहली राजभाषा अकबर के काल में जो दफ्तरों में इस्तेमाल होती थी उसी का नाम था फारसी। उसके बाद यहाँ पर लॉर्ड मैकाले का काल आया। जी हाँ, लॉर्ड मैकाले जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा में जो है प्रचार प्रसार किया, वो लॉर्ड मैकाले के काल में ब्रिटिश शासन में सरकारी दफ्तरों में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल हुआ। सरकारी दफ्तरों में किस भाषा का इस्तेमाल हुआ? अंग्रेजी भाषा का। तो फारसी के बाद जो भारत की राजभाषा बनी वो अंग्रेजी बनी लॉर्ड मैकाले के काल से। देखिए ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अकबर के काल में राजभाषा फारसी थी, उसके बाद लॉर्ड मैकाले के काल से जो है अंग्रेजी भारत की राजभाषा बनी आजादी से पहले की यदि बात करें। मगर वर्तमान में हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। तो इस क्रम को जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजभाषाओं को जो है क्रम से लगाइए, कैसे जो है भारत की राजभाषाएं थी। तो पहली राजभाषा ध्यान रखिए फारसी थी। देखिए पढ़ते पढ़ते ही आपको हर जो है पॉइंट ध्यान होने वाला है, केवल जो है बारीकी से एक एक पॉइंट को समझिए। तो भारत की पहली राजभाषा और अकबर के काल से चली आ रही थी, उसी को फारसी कहा गया। उसके बाद लॉर्ड मैकाले का काल आया जिसने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की और उसी ने जो है भारत की दंड संहिता भी बनाई। तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी में जो है न्यायालयों तक भी जो है सभी न्यायालयों तक, सभी सरकारी दफ्तरों तक अंग्रेजी भाषा का जो है प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद देश आजादी के बाद संविधान लागू होने के बाद, देखिए संविधान लागू होने के बाद जो है हिंदी केवल, यदि पूछा जाए वर्तमान में केवल राजभाषा क्या हिंदी है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है। यदि वर्तमान की बात करें तो क्या केवल हिंदी राजभाषा है या अंग्रेजी भी भारत की राजभाषा है? अंग्रेजी भी भारत की राजभाषा है या दोनों जो है राजभाषाएं हैं? तो ध्यान रखना है हिंदी भी और अंग्रेजी भी वर्तमान में दोनों जो है भारत की राजभाषा है। जी हाँ, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में जैसे बात करें आपके जो न्यायालय है, न्यायालय में अभी भी वर्तमान में अंग्रेजी भाषा में जो है कार्य होते हैं। तो देखिए राजभाषा की परिभाषा क्या है? जब कोई राजकाज मतलब सरकारी दफ्तरों में किसी भाषा का इस्तेमाल होगा उसे ही राजभाषा कहा जाएगा। और वर्तमान में भारत की राजभाषा की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत की राजभाषाओं की संख्या है 2, हिंदी और अंग्रेजी। ये बात तय हुई थी कि संविधान लागू होने के बाद, जी हाँ, संविधान लागू होने के बाद 1950 के बाद 1965 में सभी सरकारी दफ्तरों से अंग्रेजी भाषा का पतन हो जाएगा और केवल हिंदी ही भारत की राजभाषा रहेगी। देखिए ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि संविधान लागू होने के बाद कितने वर्षों का समय मिला था अंग्रेजी को जो है राजभाषा के रूप में रखने के लिए? तो केवल 15 वर्षों का। बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। इसका एक आर्टिकल भी पूछा जाएगा, किस जो है अनुच्छेद में बात कही गई थी कि अंग्रेजी को केवल 15 वर्षों तक संविधान लागू होने के बाद केवल 15 वर्षों तक रखा जाएगा राजभाषा के रूप में। बाद में जो है केवल भारत में हिंदी को ही राजभाषा के रूप में अपनाया जाएगा। मगर दक्षिण के कुछ राज्य है जो है इस बात को मानने में तैयार नहीं हुए, क्योंकि वहां पर अंग्रेजी भाषा का भी बहुत अधिक इस्तेमाल हो रहा था सरकारी दफ्तरों में और आपका न्यायालयों में। तो वर्तमान में 1965 के बाद ये परिवर्तन नहीं आया, अंग्रेजी को सरकारी दफ्तरों से, न्यायालयों से नहीं हटाया गया। तो इसलिए जो है वर्तमान का जो स्वरूप है आप उसे समझिए। वर्तमान में भारत की 2 राजभाषाएं हैं, आप कहोगे हिंदी भी और आप कहोगे अंग्रेजी भी। तो उम्मीद है आपने राजभाषा में और राष्ट्रभाषा में अंतर समझ आया होगा। और पहली राजभाषा फारसी थी, उसके बाद अंग्रेजी थी और वर्तमान की जो राजभाषाएं हैं वो हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। राष्ट्रभाषा हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। जब ये कम से कम 100% आंकड़े से कम जो है 70-80% का आंकड़ा छू लेती, तब हिंदी को
राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाता। और ये प्रश्न यदि परीक्षा में आ जाए कि आजादी से पहले देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आजादी से पहले, देश आजादी से पहले 1947 से पहले, जी हां, हिंदी भारत की क्या थी? हिंदी भारत की क्या थी? राजभाषा थी, राष्ट्रभाषा थी, या दोनों? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आजादी से पहले स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा थी। हिंदी भारत की क्या थी? राष्ट्रभाषा। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक यदि कोई भी आंदोलन हुआ, चाहे स्वदेशी आंदोलन हुआ, चाहे असहयोग आंदोलन हुआ, तो आम जन तक जो प्रचार में जो है जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया स्वतंत्रता आंदोलन में, पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, तो अधिक भाषा देखिए आम जन तक अपने देश की आज़ादी के लिए बताने के लिए कि कैसे अपने देश को आज़ाद होना है, तो उस समय स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के द्वारा आम जन तक जो भाषा प्रचार में लाई गई उसे ही हिंदी कहा गया। तो उस समय जो है हिंदी का जो है प्रभुत्व कम से कम 70-80% भाग पर था आज़ादी से पहले, क्योंकि हिंदी में जो है बहुत पत्रिकाएं छपती थी, समाचार पत्र छपते थे, जिससे आम जन तक जो है वह भाषा पहुंच सके और भारत देश को आज़ादी मिल सके। हिंदी जो है आज़ादी से पहले, तो ध्यान रखिए आंदोलन के समय हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा था। यदि कोई पूछ ले कि कभी ना कभी तो मिला होगा राष्ट्रभाषा का दर्जा, तो ध्यान रखिए कब मिला था? राष्ट्रीय आंदोलन के समय। बहुत अच्छा प्रश्न है, हिंदी कब राष्ट्रभाषा थी? तो हिंदी कब राष्ट्रभाषा थी ये आपने समझना है, राष्ट्रीय जो आंदोलन है उनके समय। और राष्ट्रीय आंदोलन सभी जानते हैं कि 1905 से स्वदेशी आंदोलन से लेकर और जब तक देश आजाद हुआ तब तक जो है बहुत बड़े बड़े आंदोलन भारत में हुए। स्वदेशी आंदोलन से लेकर जो है उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, वहां पर जो है बहुत जो है आपने बात पढ़ी होगी, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी आंदोलनों में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। तो आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो है पॉइंट समझने के लिए आपको मिले हैं, इसलिए जो है 3 से 4% जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बोली को जो है समझ आया होगा, एक क्षेत्रीय रूप ही बोली कहलाता है और एक प्रांतीय रूप उपभाषा कहलाता है। जब साहित्यिक रचना राष्ट्र स्तर पर होने लगती है तो उसे भाषा कहा जाता है। जब साहित्यिक रचना राष्ट्रीय स्तर पर होने लगती है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा को भी जो है 2 रूप हैं, एक राष्ट्रभाषा और एक राजभाषा। अब बात करते हैं मानक भाषा किसे कहा जाता है? मानक भाषा किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। राजभाषा के बारे में समझा, राष्ट्रभाषा के बारे में समझा, मगर अब समझते हैं मानक भाषा वह भाषा होती है जब किसी भाषा को, जी हाँ, जब किसी भाषा को अनुसंधान कार्य में, बहुत अच्छा प्रश्न है, जब किसी भाषा को अनुसंधान कार्यों में उस भाषा का इस्तेमाल होता है। मान लिया भारत ने कोई रिसर्च किया और वहां पर हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने रिसर्च का व्याख्यान कर रहे हैं कि भारत ने ये उपलब्धि हासिल की, तब वह भाषा एक मानक भाषा होगी। जी हाँ, यदि हम किसी जो है अनुसंधान में किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपनी उपलब्धि का व्याख्यान करते हैं, तब वह भाषा एक मानक भाषा का रूप ले लेती है। यदि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये समझने के लिए, अनुसंधान कार्यों में जब भाषा इस्तेमाल में आएगी उसे मानक भाषा कहा जाएगा। जो सांस्कृतिक जो कार्य हैं, सांस्कृतिक जो कार्य हैं उनमें जो भाषा इस्तेमाल में आएगी उसे ही मानक भाषा कहा जाएगा। और साहित्यिक कार्यों में, जी हाँ, साहित्यिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भाषा इस्तेमाल में आएगी उसे ही मानक भाषा कहा जाएगा। साहित्यिक कार्यों में भी, अनुसंधान कार्यों में भी और सांस्कृतिक कार्यों में भी जिस भाषा का एक अंतर्राष्ट्रीय रूप विद्यमान होगा उसे ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज या मानक भाषा का दर्जा प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न जो है आपने समझने हैं। अच्छी बात आपको जो है पढ़ने के लिए मिल रही है, तो उम्मीद है एक बार जो है इसको भी जो है लिख लीजिए आप, मानक भाषा क्या होती है। अब जो है समझते हैं, देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके मुख्य तथ्य हैं हिंदी को लेकर, जैसे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो ये दिया प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा एक नारा दिया गया, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा
ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका। देखिए इस प्रकार ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी को आम बोलचाल की भाषा ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका किसने कहा, तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा। सारे प्रश्न जो है परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं 2012 से। हिंदी की कोई भी परीक्षा है, किसी भी स्तर की है, तो सभी के सिलेक्टेड पर्सन हैं। जी हाँ, सभी के सिलेक्टेड पर्सन हैं 2012 से। आखिर हिंदी में लेकर जो है साहित्य में और हिंदी के विकास से क्या क्या परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए। किसी भी लेवल का कोई एग्जाम है तो आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस सभी प्रश्नों को कहीं पर नोट्स बनाइए और इनका बार बार रिवीजन कीजिए। तो हिंदी को आम बोलचाल की भाषा ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका किसने कहा, जॉर्ज गियर्सन के द्वारा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा बोलने लगेंगे। जी हाँ, किसने कहा था कि मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहेंगी, मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहेंगी जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी भारतीय एक भाषा बोलने लगे। तो ये कथन था स्वामी दयानंद सरस्वती का। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका संबंध आर्य समाज से रहा। जी हाँ, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का ही महत्वपूर्ण कथन है कि मेरी जो है आंखें उस दिन को देखना चाहेंगी जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक ही भाषा बोलने लगे। तो ये प्रश्न भी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। भाषाई सर्वेक्षण, देखिए भारत में एक भाषाई सर्वेक्षण हुआ था जिसमें भारत की बोलियों को 17 बोलियों का व्याख्यान किया गया, भारत की 5 उपभाषाओं का व्याख्यान किया गया। तो वो सर्वे ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। भाषा का पहला जो है सफल सर्वेक्षण जिसमें बोलियों का व्याख्यान हुआ, कितनी बोलियां हैं भारत में, कितनी उपभाषाएं हैं, तो 17 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। वो जो है भाषाई सर्वेक्षण का जो है क्या नाम दिया गया उसको भी आपने ध्यान रखना है, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाषाई सर्वेक्षण किस नाम से जाना गया, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। और इसे भी जो है किसने तैयार किया था, जॉर्ज गियर्सन के द्वारा तैयार किया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सबसे पहले कहां उदित हुआ था, हिंदी को हमने जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा देना है, तो ये विचार जो है बंगाल में उदित हुआ था। बंगाल में जो है इस विचार का उदय हुआ था। तो जो है पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देख कितना अच्छा प्रश्न है कि हिंदी हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो महत्वपूर्ण कथन है परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है। तो आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में जो है कुछ और जो है पॉइंटों को समझते हैं। राष्ट्रभाषा सम्मेलन हुए थे, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। अब तक 2 बार राष्ट्रभाषा को लेकर सम्मेलन आयोजित हुए हैं। सबसे पहला फैजपुर अधिवेशन। देखिए कांग्रेस जो है, जो सबसे बड़ा दल था आजादी से पहले, तो कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए कि राष्ट्रभाषा सम्मेलन कहां कहां आयोजित हुए थे, कौन कौन उनके अध्यक्ष थे, तो आइए समझते हैं। फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन 1936 में जब राष्ट्रभाषा सम्मेलन हुआ। देखिए एक तो जो है कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, एक कांग्रेस के द्वारा ही राष्ट्रभाषा सम्मेलन होते थे। तो फैजपुर अधिवेशन में 1936 में जो राष्ट्रभाषा सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। ऐसे ही राष्ट्रभाषा सम्मेलन हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसकी अध्यक्षता जमनलाल बजाज द्वारा की गई थी। आपसे जो है परीक्षा में गलती हो सकता है प्रश्न, कैसे गलती होगा कि राष्ट्रभाषा सम्मेलन हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किसने अध्यक्षता की थी। यदि वहां पर सुभाष चंद्र बोस का नाम भी दिया जाए तो आपसे जो है सुभाष चंद्र बोस टिक हो सकता है, क्योंकि त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस रहे थे, मगर वो कांग्रेस के थे। अब यहां पर कांग्रेस का एक सम्मेलन हो रहा है, राष्ट्रभाषा सम्मेलन। यदि राष्ट्रभाषा सम्मेलन पूछा जाए तब अध्यक्ष, यदि पूछा जाए फैजपुर अधिवेशन का, तब अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यदि हरिपुरा अधिवेशन का जो है राष्ट्रभाषा सम्मेलन के अध्यक्ष पूछा जाए तब अध्यक्षता की थी जमनलाल बजाज के द्वारा। तो ये भी प्रश्न जो है हाल ही में प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद संविधान सभा में हिंदुस्तानी को, देखिए जब संविधान सभा में जो है वोट पड़ने का समय आया कि
भारत में जो है किसे जो है भाषा का राजभाषा का दर्जा दिया जाए। आपने तारीख पढ़ी होगी कि 14 सितंबर, जी हाँ 14 सितंबर 1949 वो समय है जब हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया। मगर एक बात और ध्यान रखनी है आपने, 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक, जी हाँ 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक ये जो है निर्णय नहीं किया गया था कि कौन सी भारत की राजभाषा बनेगी, राजकाज की भाषा बनेगी। तो उस समय, जी हाँ उस समय अंग्रेजी को तो ये कहा गया कि अंग्रेजी जो है संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों तक भारत की राजभाषा रहेगी। मगर उस समय संस्कृत को, देखिए बड़े ध्यान समझिए, राजभाषा के रूप में जब वोटिंग चल रही थी तब संस्कृत का भी नाम आया था कि संस्कृत को बना लीजिए। उसके बाद हिंदुस्तानी, जी हाँ हिंदुस्तानी जो 2 लिपियों की भाषा थी, और उसके बाद हिंदी। और जो महात्मा गांधी थे, अबुल कलाम आजाद थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए 3 व्यक्तियों के नाम, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, वे जो है हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। जी हाँ वे थे हिंदुस्तानी के पक्ष में, जो 2 लिपियों की भाषा थी। हिंदुस्तानी के पक्ष में थे अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी को लेकर जो है बाद में ठन गई संविधान सभा के सदस्यों में कि हिंदी में और हिंदुस्तानी में आखिर किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन जो है भारत की राजभाषा बनेगी। और आखिर जब वो वोटिंग का समय आया तो हिंदुस्तानी, बड़े ध्यान समझिए, हिंदुस्तानी को 77 वोट मिले और हिंदी जो है 1 वोट से जीत गई। हिंदी को 78 वोट मिले और 78 वोट मिलने के बाद ही 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को जो है एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया और हिंदी जो है भारत की क्या बनी, राजभाषा। तो ये जो है आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कम किताबों में इस बात का वर्णन किया गया है कि हिंदुस्तानी को और हिंदी को जो है कितना वोट मिला था। तो ये जो है परीक्षा में आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छा जो है फैक्ट है जो आपने समझने के लिए मिला है। और हिंदुस्तानी के जो है पक्षकार कौन थे वो भी आप कहीं पर नोट करिए। उसके बाद संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो है प्रस्ताव रखा था गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा। गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा ही संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो है प्रस्ताव रखा था। उसके बाद पहले हिंदी का समर्थन और आजादी बाद उसका विरोध। जी हाँ, आजादी से पहले तो हिंदी का समर्थन किया था और आजादी बाद उसका विरोध किया था कि हिंदी भारत की राजभाषा नहीं बनेगी, राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी। तो किया था सी राजगोपालाचारी ने। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि पहले तो हिंदी का समर्थन किया और आजादी बाद उसका विरोध किया, वे व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी। देखिए अपने अंदर जो है मन में उत्साह होना चाहिए कि एग्जाम संबंधित, परीक्षा के संबंधित एक ही वीडियो में इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मिल रहे हैं। तो जरूर जो है एक दिन ऐसा आएगा जो आपके लिए स्पेशल दिन होगा, आप जो है परीक्षा में अवश्य कामयाब होंगे, क्योंकि कामयाबी के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का होना बहुत अनिवार्य है। जितने जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास होंगे, अच्छे से नोट्स बने होंगे, तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। तो एक उत्साह के साथ जो है पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कामयाबी आपके बहुत पास है। अब जो है अगला जो पॉइंट है समझिए, हिंदी भाषा का इतिहास। ये पुस्तक है हिंदी भाषा का इतिहास, जिसमें बोलियों का उपभाषा को उल्लेख किया गया है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा लिखी गई है हिंदी भाषा का इतिहास। तो आइए जो है इनको भी जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद और प्रश्नों को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा जिसकी हम बात कर ही रहे थे वो 14 सितंबर 1949 को मिला। देखिए हिंदी के बारे में एक छोटा तथ्य आप और समझिए। भारत में सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है हिंदी भाषा बोली जाती है, उसके बाद जो है भारत में बांग्ला भाषा बोली जाती है और उसके बाद भारत में मराठी भाषा बोली जाती है। तो 3 जो है भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम भी आप ध्यान रखिए। 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में 3 जो है महत्वपूर्ण भाषाएं जो बोली जाती हैं, तो हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, इसका आंकड़ा जो आपसे बताया था अभी 43% है। उसके बाद लगभग 8% बांग्ला बोली जाती है और उसके बाद जो है मराठी बोली जाती है।
तो 3 जो है सर्वाधिक बोलचाल में जो भाषा इस्तेमाल में आती हैं, तो इनका क्रम ध्यान रखिए, बहुत यहाँ से अच्छे प्रश्न बनते हैं, हिंदी, बांग्ला और मराठी। और सबसे कम जो भाषा बोली जाती है भारत में, उसी का नाम है संस्कृत। जी हाँ, सबसे कम जो बोली जाती है उसी का नाम क्या है, संस्कृत है। 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा वो है आपका संस्कृत। नागरी प्रचारिणी सभा, जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि नागरी प्रचारिणी सभा 1893 ईस्वी में बनी थी। ये राष्ट्रभाषा, जी हाँ, जब राष्ट्रभाषा आंदोलन चल रहे थे तो उस समय जो है नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी को लेकर जो है इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा था। तो नागरी प्रचारिणी सभा कहाँ स्थापित हुई थी? ये काशी में स्थापित हुई थी, वाराणसी में स्थापित हुई थी। इसके अध्यक्ष परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, यदि आप हिंदी के विकास को पढ़ रहे हैं और आपको जो है काशी नागरी प्रचारिणी सभा का नहीं पता, उसके अध्यक्ष का नहीं पता, तो परीक्षा में बैठना बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह जो है नागरी प्रचारिणी सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इस पर्सन को तो मोस्ट इंपोर्टेंट कहीं पर नोट कीजिए, क्योंकि 2012 के बाद हिंदी के जितने भी एग्जाम हुए हैं जहां पर हिंदी जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है परीक्षाओं में, वहां से ये पर्सन जो है सबसे अधिक पूछा गया पर्सन है। तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? काशी बनारस में हुई थी। हिंदी को जो है बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह जो है इसके जो है सदस्य थे। उसके बाद पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1910 में प्रयाग में हुआ था, प्रयागराज में। पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 प्रयागराज में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचारिणी सभा कहाँ स्थापित हुई थी? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार की सभा, हिंदी प्रचारिणी सभा भी आप कह सकते हैं, 1927 में मद्रास में स्थापित हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा कहाँ स्थापित हुई थी? मद्रास। हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। देखिए, यहाँ पर हिंदी किसी भाषा के रूप में नहीं लिखा गया है। हिंदी का मतलब है हिंदी वासी हैं हम। देखिए, सबसे पहले हमने यही समझा था कि हिंदी केवल भाषा को व्याख्यात नहीं करती है, हिंदी जो है हिंद के वासी का भी व्याख्यान करती है, भारत के वासी का, हिंद के वासी का। तो हिंदी है हम और वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम और वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये कथन किसका है? तो ये कथन प्रोफेसर इकबाल का है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये जो है कथन किसका है? तो ये प्रोफेसर इकबाल का है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं। अगला जो प्रश्न है, कुछ आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं जो हिंदी संबंधित हैं। जैसे अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 में क्या है? संसद में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में किस अनुच्छेद के तहत कोई भाषा इस्तेमाल में लाई जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा में अनुच्छेद 120 के तहत कोई भाषा प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 210, स्टार्टिंग के केवल 2 नंबरों को पलट दीजिए और अनुच्छेद बन जाएगा अनुच्छेद 210। राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल में लाई जाने वाली भाषा, राज्य विधानमंडल, जो राज्यों की विधानमंडल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, उसमें किस अनुच्छेद के तहत कोई भाषा इस्तेमाल में लाई जाती है? दोनों आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 210 के अंतर्गत भाग 17 जो है संविधान का, उसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। मगर ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, इनको समझना बहुत बड़ी बात है। यहां से देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं। अनुच्छेद 343 का भाग 1 क्या कहता है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। और यदि प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि लिपि देवनागरी का विकास किस राज्य में हुआ था, तो ये लिपि देवनागरी का विकास गुजरात राज्य में हुआ था। लिपि देवनागरी कहाँ विकसित हुई थी? तो गुजरात राज्य में हुई थी। वह कौन सा आर्टिकल है? 343 का भाग 1 है, जहां संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि आपकी क्या है? देवनागरी है। अब इसका जितना इंपॉर्टेंट पहला पार्ट है 343 का, उतना ही इंपॉर्टेंट दूसरा पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है 343 का भाग 2, ये बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जा रहा है। अब 343 का भाग 2 कहता है कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भारत की राजभाषा रहेगी। अंग्रेजी भारत की क्या रहेगी? राजभाषा। तो ये जो है लाइन कहां पर है? 343 के भाग 2 में है। उसके बाद 344 में राजभाषा आयोग का गठन की बात कही गई है।
राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 में है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और भारत में प्रथम राजभाषा आयोग जो है कब गठित हुआ था, ये सन भी पूछा जाता है 1955 में। और इसके अध्यक्ष थे बाला साहेब गंगाधर खेर। देखिए पहले बॉम्बे एक प्रांत था, जैसे अब बॉम्बे शहर है तो पहले बॉम्बे एक प्रांत था। बॉम्बे प्रांत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे बीजी खेर या कहें बाबा साहेब गंगाधर खेर। जब आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद जब राजभाषा आयोग बनाया गया तो उसके प्रथम जो है अध्यक्ष बाबा साहेब गंगाधर खेर को बनाया गया। तो यहाँ से राजभाषा आयोग का सन भी पूछा जाता है और उसके पहले अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। वर्तमान में यदि पूछा जाए राजभाषा आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, तो वर्तमान में गृह मंत्री को ये दायित्व दिया गया है। ये भी आपने कहीं नोट करना है। आइए जो है और समझते हैं किसी भी राज्य की राजभाषा, प्रांत की भाषा। देखिए प्रांत में, किसी भी प्रांत में बोले जाने वाली भाषा, किसी भी प्रांत में, किसी भी राज्य में बोले जाने वाली राजभाषा। जैसे बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश राज्य की दो राजकीय भाषाएं हैं, जैसे हिंदी और उर्दू। जी हाँ, हिंदी और उर्दू, तो दो राजकीय भाषाएं हैं। तो प्रांत की जो राजभाषा है उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 345 में। ऐसे ही अनुच्छेद 346 राज्यों के मध्य, दो राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा। ये आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं जो भी आपके सामने हैं। दो राज्यों के मध्य, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो राज्यों के मध्य पत्राचार की जो भाषा है, जी हाँ, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 346 में। यदि दो राज्यों के मध्य कोई भी संधि होती है, आपस में कोई भी पत्राचार होता है, तो जो भाषा वहां इस्तेमाल में आती है वो आर्टिकल 346 के अंतर्गत आती है। तो 346 में दो राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषाएं हैं और किसी राज्य में, किसी प्रांत में वहां की राजभाषा वो 345 में है। राजभाषा का एक आयोग 344 में है। प्रथम राजभाषा आयोग आपने ध्यान रखना है 1955 में बना था। अध्यक्ष बने थे बाला साहेब जो है गंगाधर खेर बने थे, जिसे बीजी खेर भी कहा जाता है शॉर्ट रूप में। 343 के दोनों पार्ट आप ध्यान रखिए परीक्षा के लिए, 343 का पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। तो आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगले जो है पेज पर चलते हैं। अंतिम अभियान आपका चल रहा है, बस लास्ट का जो पेज है इसको और समझ लीजिए। अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद 348 में किया गया है। किसी भी न्यायालय में, बहुत अच्छा प्रश्न है, किसी भी न्यायालय में जो भाषा इस्तेमाल में लाई जाती है वो अनुच्छेद 348 के अंतर्गत लाई जाती है। अनुच्छेद 350 का क, जी हाँ, जिसे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत माना जाता है। इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के रूप में शिक्षा का प्रावधान की बात कही गई है। उसके बाद अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करेगा और उसके विकास पर ध्यान देगा, उसके विकास पर ध्यान देगा। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है, अनुच्छेद 351 में कहा गया है। उसके बाद हिंदी को हमने पता है कि हिंदी का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, मगर संविधान लागू होने के बाद जो है कितनी भाषाएं को मान्यता प्राप्त थी, 14 भाषा को मान्यता प्राप्त थी। अब कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, संविधान में संशोधन हुए हैं, जिसके तहत ये 14 भाषा से अब वर्तमान में 22 भाषा हो गई जिनको मान्यता प्राप्त है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि 15वीं भाषा, जी हाँ, 15वीं भाषा कौन सी बनी थी, तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। देखिए इनकी भी एक छोटी सी ट्रिक है जो आपके बड़े ध्यान से रहने वाली है। 3 संशोधन हुए हैं भाषाओं को लेकर। तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 21 को भी और 71 को भी। जी हाँ, दोनों को ऐड करिए तो आएगा नंबर निकलकर 92। तो तीसरा संशोधन हुआ 92। ऐसे आप ये संविधान संशोधन नहीं भूलोगे यदि परीक्षा में। देखिए अमेंडमेंट ध्यान रखना बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो पहले 21वां संशोधन, उसके बाद में 71वां, दोनों संशोधनों को ऐड कर दीजिए। अब जब ऐड करोगे तब नंबर निकल कर आएगा 92। तो तीसरा संविधान संशोधन हुआ 92। पहला संविधान संशोधन 1967 में, दूसरा 1992 में, 1992 आएगा। तो यहाँ पे भी ये 2 नंबर आपको सेम दिखाई देंगे, इसका सन और ये संविधान संशोधन। और तीसरा 2003 में। पहले संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया,
दूसरा जो संविधान संशोधन हुआ था 71वां संविधान संशोधन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी भाषा ये गोवा में बोली जाती है, मणिपुरी और नेपाली ये तीनों भाषा जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 में। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, या कहें सबसे अंत का संविधान संशोधन है, तो मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो। मैथिली जो बिहार में बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है कहाँ? बिहार। उसके बाद संथाली झारखंड में बोली जाती है, संथाली कहाँ बोली जाती है? झारखंड। डोंगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली है, और बोडो, बोडो है असम में बोली जाने वाली। तो ये भाषाएं जोड़ी गई थी सबसे अंत में 2003 में, इनको जो है मान्यता प्राप्त की गई। तो मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को 92वें संविधान संशोधन में जो है संवैधानिक दर्जा मिला। उससे पहले कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को मिला था। यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है 71वें संविधान संशोधन में किन भाषाओं को दर्जा मिला, और सबसे पहले 15वीं भाषा के रूप में जो मान्यता मिली थी वो किससे मिली थी? हिंदी को मिली थी। तो बहुत अच्छा जो है फैक्ट आपने समझा है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और केवल लास्ट का देखिए, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और केवल लास्ट के 2 क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, 2 क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। केवल लास्ट के जो प्रश्न है आप ही देखिए कि आप इन्हें सोल्व कर पाते हैं नहीं। पहला प्रश्न है कि 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन मिलेंगे और परीक्षा में पूछा जाएगा कि ये 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, इनमें से कौन सी एक भाषा नहीं है जो 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में है। ऑप्शन ए पर राजस्थानी, ऑप्शन ए पर है राजस्थानी। ऑप्शन बी पर है गुजराती, बड़े ध्यान समझिए, ऑप्शन बी पर है गुजराती। ऑप्शन बी पर है कश्मीरी, सी पर है कश्मीरी, और ऑप्शन डी पर है डोंगरी, ऑप्शन डी पर है डोंगरी। तो बताइए 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी है, गुजराती है, कश्मीरी है और डोंगरी है। एक तो प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न है, इसे भी नोट कर लीजिए, कोक बोरोक भाषा, कोक बोरोक भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? कोक बोरोक भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? किस राज्य में बोली जाती है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन सी केरल, और ऑप्शन डी झारखंड। तो दोनों प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं पर नोट कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में कौन सी नहीं है? यदि ये प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो राजस्थानी भी है, कश्मीरी भी है, डोंगरी भी है। देखिए गुजराती, कश्मीरी और डोंगरी ये तीनों हैं, और राजस्थानी को अब तक 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है, गुजराती को, कश्मीरी को, डोंगरी को 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में दर्जा है, जबकि राजस्थानी को नहीं है। उसके बाद कोक बोरोक भाषा कहाँ बोली जाती है? भारत के किस राज्य में बोली जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, हाल ही में ही पूछा गया था कि कोक बोरोक भाषा कहाँ बोली जाती है। तो कोक बोरोक भाषा भारत के त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है। तो त्रिपुरा राज्य में बोली जाने वाली एक भाषा है जिसे कोक बोरोक कहा जाता है। जबकि आप अलग भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे तुलु भाषा हाल ही में पूछी गई थी, तुलु भाषा कहाँ बोली जाती है? तो केरल और कर्नाटक 2 राज्यों में बोली जाती है। कौन सी भाषा? तुलु भाषा। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए सभी तथ्य जितने भी हैं, सभी इंपोर्टेंट तथ्य को आपने समझ लिया। ठीक है, सभी को समझ लिया तो अब जो है भाषा को और समझने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। पहले इन्हीं प्रश्नों को कवर कीजिए, सभी नारे को समझिए। ठीक है, किस आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, सभी को जो है लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां पर हिंदी साहित्य, हिंदी के विकास को लेकर और जो है अन्य वीडियो भी है। देखिए एक वीडियो में आपसे सभी जो है अवधी भाषी को कहाँ बोली जाती है, खड़ी बोली का और अन्य क्या नाम है, उनको भी समझाया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो वहां पर और महत्वपूर्ण जो है अध्याय आपको समझने के मिलेंगे। चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और किसी ना किसी ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए। जी हाँ, आपके एक शेयर से आपका कोई भी जो है
आपका मित्र है, आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। उनको लाभ मिलेगा, उनको कामयाबी मिलेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।